हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एलयू एग्ज़ाम, जहां पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी प्लस सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी यहां पर करवाई जाती है। तो आज की इस सीरीज़ में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आपका पार्ट नंबर 3 है। जिन्होंने भी पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी सेमेस्टर परीक्षाएं हैं आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, डैश इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट। किसको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट? अगर हम बात करें कंपनी को, फर्म को, बैंक को, कि नन ऑफ दीज को, तो किसे अगर हम फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट पूछा है तो इसे कहा जाता है बैंक को। ठीक है, बैंक को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनीज आर, जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती हैं? बैंकिंग कंपनीज आर गवर्नड इन इंडिया बाई, किसके द्वारा? किस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा, इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो आपने ये पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स वगैरह में, बैंकिंग में, कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो गवर्न की जाती हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर आपको इसका ईयर पता है कब ये एक्ट आया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पिन करें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR स्टैंड फॉर। ये फुल फॉर्म जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है। करंट रिजर्व रेशियो अगर हम बात करें, कैपिटल रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो की कैपिटल रिजर्व रेशियो, तो CRR स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा आपका? कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLR स्टैंड फॉर। SLR का मतलब क्या होता है? सेविंग लेवल रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, की नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो SLR का मतलब होता है वो आपका स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मैथड ऑफ रैपिडली पोस्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम क्या करते हैं यहाँ पर? पोस्टिंग करते हैं इसकी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैंक्स। ठीक, सिंगल एंट्री तो आपने पढ़ा होगा, दूसरा कैश मेथड। लेकिन जब वैसा मेथड जहाँ पर हम क्या करते हैं, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैंक्स, यहाँ पर पूछा बैंक्स का, तो वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्लिप सिस्टम। ठीक है, अगर आपको डिटेल कंप्लीट इसका, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ भी नहीं आपको क्लियर है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम से भी आप मुझे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैंकिंग कंपनीज आर प्रिपेयर्ड एज पर। अगर हम बात करें बैंकिंग कंपनीज में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के किस शेड्यूल में यहाँ पर बात किया गया है? फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 3, फॉर्म बी ऑफ शेड्यूल 3, फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 4 की 4th। देखिए, शेड्यूल अगर की हम बात करें तो इतना आपको याद होना चाहिए कि बैंकिंग रेगुलेशन यहाँ पर शेड्यूल 3, ये हमेशा आपने पढ़ा होगा, और फॉर्म नंबर बी। ठीक है, किसके द्वारा? इस शेड्यूल फॉर्म नंबर बी एंड शेड्यूल ऑफ 3 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, कि डैश ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू स्टेटरी रिजर्व। कितना हिस्सा प्रॉफिट का, कितना हिस्सा हम स्टेटरी रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं? 10%, 20%, 25 की 30%। तो अगर हम बात करें 25% जो प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं स्टेटरी रिजर्व में। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक शो द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द हेड। बैंक क्या सोज द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर, किस हेड के अंदर दिखाता है? कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, डिपॉजिट, अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन की, बोरिंग्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो बैंक्स जो भी प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स दिखाता है वो किसके अंदर दिखाता है? अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस के। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। सिर्फ MCQ को, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप लिख के ले लो, यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, सारी क्लासेस आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ठीक है, रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंटेड इज
एक इनकम एक्रूड किया बट हमने उसे रिसीव नहीं किया, ए कह रहा है। बी, ये एक तरह का लाइबिलिटी है, एन एक्सपेंस है कि इनकम रिसीव ना। तो देखो रिबेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ऐसी इनकम जिसने हमने पहले ही प्राप्त कर चुकी है या रिसीव कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीए स्टैंड फॉर, एनपीए का फुल फॉर्म अगर हम बात करें क्या होता है, एनपीए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉर्मल परफॉर्मिंग एसेट्स, नेशनल परफॉर्मिंग की नन ऑफ दी। तो ये भी आपने बैंकिंग में ज़रूर पढ़ा होगा। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 1 इज कंसर्न विथ, अगर हम बात करें शेड्यूल 1 की, ठीक, शेड्यूल 1 जो है किस चीज़ से रिलेटेड करता है, विद द डैश, ए कैश एंड बैलेंस विद द आरबीआई। सॉरी, यहाँ शेड्यूल 1 किससे कंसर्न करता है, ये ऑप्शन दिया है कैश और बैलेंस जो कि आरबीआई के पास है। बी है जो पूंजी है, कैपिटल है। सी है रिजर्व एंड सरप्लस की इन्वेस्टमेंट। तो शेड्यूल 1 की हम बात करें, ये रिलेट करता है आपके कैपिटल से, किससे, पूंजी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज शोन अंडर शेड्यूल 15, ऐसे इसमें से कौन सा है जो कि हम शेड्यूल 15 में शो करते हैं, इंटरेस्ट अर्न, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की अप्रोप्रिएशन। तो दैट इज़ यहाँ पर बात करें शेड्यूल 15 की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सीरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशंस, ये किस हेड के अंदर आते हैं, प्रोविजंस और कंटीजेंसीज के अंदर, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, डिपॉजिट्स के अंदर, कि बोरोइंग्स के अंदर। तो बात करें जो भी एक्सेप्टेंस होता है, जो भी एंडोर्समेंट होता है, जो भी ऑब्लिगेशंस आती हैं, वो सारी की सारी हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8896, एक सेकेंड, 88914354 पे। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एसेट्स आर एनपीएस, एसेट्स जो होती हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं फॉर अ पीरियड, अगर वो क्या है 12 महीने से ज़्यादा ना हो, तो उसे हम कौन से एसेट्स कहते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल की लॉस एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं जो कि 12 महीने से ज़्यादा, तो दैट इज़ कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स, दैट इज़ कॉल्ड क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एसेट्स, फिर यहाँ पर देखो एसेट्स आर एनपीए, मतलब ऐसी संपत्तियाँ जो नॉन परफॉर्मिंग होती हैं जिसका पीरियड जो है 12 महीने से, यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग था और यहाँ पर एक्सीडिंग 12 मंथ्स। तो ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल की लॉस, तो ऐसे होते हैं आपके डाउटफुल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एक ऐसा यहाँ पर एग्रीमेंट होता है जो किसी दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जिसमें एक पार्टी क्या करती है, टू मेक गुड्स फॉर लॉस ऑफ अदर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग की, म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा एग्रीमेंट होता है किसी दो पार्टी, जिसमें एक पार्टी एग्री होती है तो गुड फॉर लॉस फॉर ऑफ अदर, तो बी ऑप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं होता है यहाँ पर, बैंकिंग में भी नहीं, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड, जो एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस में, मैंने कंप्लीट इंश्योरेंस की भी वीडियो ली है, वन शॉट रिवीजन की, कंप्लीट इंश्योरेंस उसमें आपको कवर किया है, वो भी आप देख सकते हो, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे आपको सारी लिंक, सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस का, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसी, प्रीमियम, एनुटी की, नॉन ऑफ दीज। तो जो एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस का उसे हम बोलते हैं दैट इज़ पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द कंसिडरेशन इन द इंश्योरेंस फॉर कवरिंग द रिस्क, मतलब जो कंसिडरेशन होता है, जो प्रतिफल होता है वहाँ इंश्योरेंस फॉर जो रिस्क को कवर करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लेम बोलते हैं, प्रीमियम, एन्युटी की, नन ऑफ दीज। तो उसे हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द पार्टी हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ इंश्योरेंस,
ऐसी कौन सी पार्टी है जो कि इंश्योरेंस के रिस्क को बियर करती है? इंश्योरर, एश्योर, अंडर राइटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें दो पार्टीज होंगी, आपको पता होगा। ये सारी की सारी जो है वो रिस्क को क्या करती हैं? बियर करती हैं। इंश्योरर, एश्योर, अंडर राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीज हुज रिस्क इज कवर्ड इंश्योरेंस इज नोन एज। द पार्टी, वो पार्टी जिसका क्या है, रिस्क इज कवर्ड इन इंश्योरेंस, उसे हम इंश्योरर बोलते हैं। इंश्योर्ड, अंडरराइटर की, नन ऑफ दिस। तो द पार्टी हुज रिस्क इज कवर्ड इन इंश्योरेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। ये पार्ट नंबर 3 था आपका। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 1, 2, उसको नहीं देखा तो आप देख लो। दूसरी बात, टेलीग्राम लिंक से ज़रूर ज्वाइन हो जाओ। पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पे। प्लस और पार्ट नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट बीआरएफ हो गए, सारे सब्जेक्ट जो हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी।